हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यमान भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, जो कि हमने डिटेल में फिनिश कर चुके हैं, जिसको हम आज हम पढ़ेंगे इसकी समरीज यानी कि उसका नोट्स पढ़ेंगे। और इस वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हो। हाँ जी, पावर शेयरिंग फर्स्ट पॉइंट। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टेटेड लास्ट ईयर। और इस चैप्टर में हमने क्या किया है, एक तो जो लोकतंत्र का जो भ्रमण हमने पिछले साल शुरू किया था वही यहाँ से स्टार्ट किया था। सेकंड, एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमोंग ए लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। और एक एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर among a legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। लोकतंत्र के प्रारूप के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा एक बड़ा ही अच्छा बंटवारा दिखाया गया है इसमें। थर्ड, वी स्टार्ट विद टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। और इसकी स्टार्टिंग हमने की थी दो कहानियों से, एक बेल्जियम कंट्री की और दूसरा श्रीलंका की। फोर्थ, बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। और हमने यह देखा इन दोनों कहानियों में कि कैसे इन्होंने सत्ता के बंटवारे को हैंडल किया था अपने अपने तरीके से और उनकी मांगों को। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है। इट हैज़ बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, जिसकी बॉर्डर लगती है नीदरलैंड से, फ्रांस से और जर्मनी से। 59% इन द फ्लेमिश रीजन स्पीक डच। और वहाँ पे 59% जो लोग हैं फ्लेमिश रीजन में जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और अन्य जो 40% जो लोग हैं जो वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन स्पीक जर्मनी। और बाकी बचे हुए 1% बेल्जियन हैं, वो जर्मनी भाषा बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20 आर डच स्पीकिंग। और कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है, जो वहाँ की राजधानी शहर है, जिसमें 80% लोग तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं जबकि 20% डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। और जो माइनॉरिटी फ्रेंच यानी कि जो अल्पसंख्यक फ्रांसीसी है, वहाँ पे जो फ्रांस बोलने वाली जो कम्युनिटी है, समुदाय हैं, वो बाकियों के कंपेयर में अमीर भी है और ताकतवर भी है। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जिससे कि वहाँ पे जो डच स्पीकिंग यानी कि डच भाषा बोलने वाले जो समुदाय के लोग हैं वो इससे बड़े ज़्यादा रुष्ट हैं, क्योंकि उनको आर्थिक विकास और शिक्षा काफ़ी बाद में मिली। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटी वाज एक्यूटर इन ब्रसेल्स। और यह जो विवाद और जो ये संकट था इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, वो ब्रसेल्स कैपिटल सिटी में काफ़ी ज़्यादा था। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। और साउथ एशिया क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों की तरह श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी कि अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे। द सिंहला स्पीक्स आर 74%। सिंहली है जो वहाँ पे, सिंहली भाषा बोलने वाले वहाँ पे 74% है। और तमिल स्पीकर आर 18%। और तमिल भाषा बोलने वाले वहाँ पे 18% है। Among Tamil, there are two subgroups. Tamil natives of country are called Sri Lankan Tamils, and the rest whose forefathers came from
इंडिया एज ए पॉपुलेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इज कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और इन तमिलों में भी दो ग्रुप बने हुए हैं, एक तो है तमिल नेटिव ऑफ कंट्री, यानी कि वो तमिल लोग जो कि उस देश के यानी कि श्रीलंका के वासी है, मूल निवासी है, जिन्हें श्रीलंकन तमिल बोला जाता है। जबकि जो बचे हुए जो तमिल है वो हैं जिनके फोर फादर यानी कि जिनके पूर्वज इंडिया से आए थे, और जो कि ज़्यादातर क्या है वहाँ पे वर्कर्स के तौर पे इंडिया से कॉलोनियल पीरियड में यानी कि उपनिवेशी काल में वहाँ पे काम करने आए थे और वहीं पे सेटल हो गए, जिन्हें क्या बोला जाता है, इंडियन तमिल्स, जिनको भारतीय तमिल बोला जाता है। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, बहुसंख्यकवाद इन श्रीलंका यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंकन इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में एक आज़ाद देश के रूप में उभरा। एंड द लीडर ऑफ द सिंगला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। और जो सिंहली समुदाय के जो नेता थे वो चाहते थे कि सत्ता के ऊपर उनका डोमिनेंस क्या रहे, सिक्योर यानी कि सुरक्षित रहे, यानी कि वो सरकार को अपने नियंत्रण में रखे बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेमोक्रेसी देयर मेजोरिटी, अपनी ज़्यादा संख्या के द्वारा वो उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकग्नाइज सिंहला एज द एनी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेजेस दस डिसरिगार्डिंग तमिल। इसमें फिर क्या किया उन्होंने, 1956 में उन्होंने एक ऐसा कानून पास किया जिसमें सिंहली को ऑफिशियल यानी कि राजकीय भाषा, सरकारी भाषा घोषित कर दिया, और जबकि तमिल भाषा की क्या कर दी उन्होंने, डिसरिगार्डिंग यानी कि अवहेलना कर दी। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट्स शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और एक नया संविधान बनाया और संविधान में बताया गया है कि वो बुद्धिज्म को यानी कि बौद्ध धर्म के लोगों को ही क्या करेंगे, बौद्ध धर्म को ही वो क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे और उसका ही संरक्षण करेंगे, उसको ही यानी कि फोस्टर यानी कि बढ़ावा देंगे। ऑल दीज कमिंग मेजर्स कमिंग वन आफ्टर वन ऑफ अदर। और इस प्रकार के ये नए नए जो मेजर्स थे यानी कि ये कदम उठाए गए थे श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, एक के बाद एक आए और ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो श्रीलंकन तमिल्स पीपल थे वहाँ पे उनके बीच में एलिनेशन की यानी कि अपने आप को उनसे अलग समझने की भावना आ गई। उनको अपने ही देश में ऐसा लगा कि जैसे वो उनसे अलग है। एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंगला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन ओवर टाइम। जिसका परिणाम यह हुआ कि सिंहली और तमिलों समुदाय के बीच में क्या हो गई है, स्ट्रेन ओवर टाइम यानी कि उनके बीच में क्या होगी, टेंशन क्रिएट हो गई। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। और जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने क्या कि वहाँ पे अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाई और अपना संघर्ष जारी कर दिया। बट देयर डिमांड फॉर more autonomy to province populated by the Tamil was repeatedly denied। लेकिन जो उनकी मांग थी कि उनको उनका जो प्रोविंस है जहाँ पे तमिल रहते हैं उनको आज़ादी दे दी जाए, उसको बार बार क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और इस प्रकार इन दोनों समुदाय का एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास इतना बढ़ गया कि जिससे कि वहाँ उनके बीच में संकट पैदा हो गया। एंड इट सोन टर्न इनटू सिविल वॉर, जिससे कि वहाँ पे सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध में वो बदल गया। द सिविल वॉर caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। और उस गृह युद्ध से क्या हुआ, एक बड़ा ही भयानक सेटबैक यानी कि बड़ा ही आघात पहुंचा सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में देश के। वहीं दूसरी ओर अकोमोडेशन इन बेल्जियम में कैसे अकोमोडेट किया उन्होंने,
Belgium recognize existence of regional differences and cultural diversities. बेल्जियम ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को पहचान लिया था। एंड बिटवीन 1917 एंड 1993 यानी कि 1970 और 1993 के बीच में दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने संविधान को बदल दिया 4 बार 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। इसलिए बदला कि ताकि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि सभी लोग हैं जो वहाँ पे एक साथ रह सके एक ही कंट्री में बगैर किसी एलिनेशन के। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है बेल्जियम मॉडल के। फर्स्ट है ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला संविधान में यह लिख दिया गया कि जो डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर होंगे केंद्र सरकार में वो इक्वल होंगे यानी कि समान होंगे। दूसरा, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू ऑफ द रीजन ऑफ द कंट्री, और बहुत सारी जो शक्तियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो उन्होंने अपने किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को, ऑफ द टू ऑफ द रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के दो क्षेत्रों में यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियां दे दी बहुत सारी। सी ब्रिसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रिसेल्स में क्या कर दिया, एक अलग सरकार बनाई जिसमें कि दोनों समुदाय के लोगों को क्या मिला, समान प्रतिनिधित्व मिला। डी अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा वहाँ पे तीसरी प्रकार की सरकार भी थी, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, और यह थी क्या, सामुदायिक सरकार। In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different community and regions. बेल्जियम के नेताओं ने यह महसूस कर लिया था कि देश की एकता तभी संभव है जब वो दूसरे समुदाय और दूसरे क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का और हितों का वो ध्यान रखेंगे या आदर रखेंगे। तो श्रीलंका शोज अस कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका ने हमें इसके विपरीत उदाहरण दिखाया। इट शोज अस दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। इसमें यह दिखाया गया कि यदि जो बहुसंख्यक समुदाय है वो ज़बरदस्ती अपना सरकार के ऊपर नियंत्रण रखता है और सत्ता के बंटवारे को दूसरों के साथ वो बांटने से मना करता है, इससे क्या होता है, इससे देश की एकता क्या हो सकती है, खंडित हो सकती है। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यह पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। Thus two different sets of reason can be given in favor of power sharing. दो प्रकार के कारण हैं जिनको हम पावर शेयरिंग के फेवर में कह सकते हैं। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। पहला तो यही है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि यह दो समुदाय के बीच में जो संकट या विवाद होने की संभावना को क्या करता है, ख़त्म करता है। तीसरा, देयर इज़ ए गुड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, और इसके लिए एक दूसरा कारण यह है कि यह लोकतंत्र के लिए पावर शेयरिंग का बहुत ही गहरा कारण है। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र की आत्मा है। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। लोकतंत्र रूल ऐसा होता है जिसमें कि सत्ता का बंटवारा इस प्रकार से होता है, यानी कि जो सत्ता को लागू करते हैं यानी जिनके हाथों में सत्ता होती है
या जिससे जो प्रभावित होते हैं, तो उन दोनों के बीच में पावर की क्या होती है, सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। पहले को हम कहेंगे प्रूडेंशियल और दूसरे को बोलेंगे मोरल। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, प्रूडेंशियल कारण तो यह बताता है, वह इस बात के ऊपर जोर देता है कि सत्ता का जो बंटवारा है वो क्या लेके आएगा, अच्छे परिणाम लेके आएगा। मोर रीजन एम्फेसाइजेस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। और नैतिक कारण यह बताता है, इस बात पे जोर देता है कि पावर शेयरिंग क्या है, बहुत ही मूल्यवान होती है। Forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. जब पावर शेयरिंग का विचार उभर के आया था किसके विरोध में, किसके विपक्ष में, द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी, जो अविभाजित राजनीतिक सत्ता के विचार के द्वारा यह आया है, उसके विरोध में यह आया है। सेकंड, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। और काफ़ी लंबे समय से यह माना जाता था कि जो सारी की सारी जो पावर है सरकार की, वो एक व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए, या फिर एक ग्रुप ऑफ ए पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस, या एक ऐसे लोगों के समूह में जो कि एक स्थान पे रहते हैं। थर्ड, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स। पावर शेयरिंग का जो बेसिक सिद्धांत यही है कि जो मूल सिद्धांत यही है कि लोग ही राजनीति के अंतिम यानी कि आखिरी क्या है, सोर्स है राजनीतिक सत्ता के। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। और एक अच्छे लोकतांत्रिक सरकार में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह होते हैं, उनके विचार होते हैं, जो समाज में रहते हैं, उनको क्या दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, उनका आदर किया जाता है। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स। और हर व्यक्ति को अधिकार है सार्वजनिक राजनीति को रूप देने का। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता को बांट दिया जाना चाहिए जितना भी हो सके नागरिकों के बीच में। Let us look at some of the most common argument that we have or will come across. चलो हम कुछ आम सी जो अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग की, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर सरकार के विभिन्न अंगों में बांटी जाती है, जैसे सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और इसे हम बोलेंगे यह क्षैतिज सत्ता का बंटवारा, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। क्योंकि यहाँ इसमें यह क्या होता है, सरकार के विभिन्न जो अंग होते हैं अलग अलग, वो अपने अपने लेवल में अपनी अपनी सत्ता, अपनी अपनी पावर को यानी कि शक्ति का निर्वहन करते हैं। दूसरा, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर सरकार के विभिन्न स्तरों में भी बांट दी जा सकती है। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक तो आम सरकार होती है पूरे देश के लिए, और एक गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और एक सरकार होती है प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर। द थर्ड डिवीजन ऑफ हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और इस प्रकार का जो डिवीज़न है हायर और लोअर लेवल से, यानी कि ऊंचे से निचले स्तर की सरकार में जो सत्ता का बंटवारा है, इसे बोलेंगे हम वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। इसे बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर सत्ता का बंटवारा। थर्ड, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स
सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर को विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे कि धार्मिक और भाषाई समूह। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द अरेंजमेंट, और सामुदायिक सरकार इसका एक अच्छा उदाहरण है। लास्ट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। और सत्ता का बंटवारे की जो व्यवस्था हम देख सकते हैं राजनीतिक दलों में भी, प्रेशर ग्रुप्स जो दबाव समूह होते हैं उनमें, मूवमेंट कंट्रोल्स और जो आंदोलन होते हैं जो आंदोलन को नियंत्रित करते हैं और प्रभावित करते हैं जो कि सत्ता में होते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा जो ये लेसन है कंप्लीट हो गया। इसका जो ये समराइज़ किया मैंने फुल लेसन का, इससे आप अपना नोट्स भी बना सकते हो और कल आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी दे दिए जाएंगे और वो भी आपने कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स।